गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आज हम नरेशंस जो कि नया टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में, इसके 4 सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। और आपको मैं नरेशन, आपने 10th क्लास प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा नरेशन के सेंटेंस किस टाइप्स के आते हैं। जैसा आपको पता है अलग अलग टाइप्स के इन नरेशंस में जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले अलग आते हैं, इंट्रोगेटिव वाले WH वाले अलग सेंटेंस आते हैं। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस हम नरेशन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जैसा कि पता है नरेशंस होते क्या हैं, पहले हम बताते हैं कि नरेशंस के 2 टाइप्स होते हैं। There are 2 types of narration. फर्स्ट होता है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। नरेशन के 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे जो एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं वो डायरेक्ट स्पीच के आते हैं, उन्हें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने होते हैं। He says to me, I am busy. देखो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, He says to me, I am busy। इस सेंटेंस में अपने अपनी जगह नरेशंस में अलग अलग इन सेंटेंस के पर्टिकुलर हर वर्ड को अलग अलग एक नाम दे रखा होता है। जैसे आप देखिए इसमें जो फर्स्ट जो होता है उसे कहते हैं रिपोर्टर। सेज टू इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और मी द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये। और जो इनवाइटेड कॉमा में दे रखा है सेंटेंस, ये होता है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखिए सेंटेंस में पर्टिकुलर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होगा उसे नरेशन की लैंग्वेज में रिपोर्टर कहते हैं। इसके बाद जस्ट बाद सेज टू, से टू और सैड टू, ये तीनों प्रमुख क्या होती हैं? रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं। इसके बाद जो भी मी, आपको जैसा कि पता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे अलग अलग तरीके से जैसे मी, दैम, माई, मी, दैम, हिम, हर, ये सारे क्या कहलाते हैं? द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और दूसरी लैंग्वेज में हम कहें तो नरेशन की लैंग्वेज में कहते हैं इसको रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का सबसे बड़ा एक अच्छा तरीका होता है जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में छिपा हो या इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। और ये जब सेंटेंस को चेंज करेंगे तो कनेक्टिविटी जुड़ करके ये सेंटेंस चेंज होते हैं। जैसा कि आपको बता रहा हूँ कैसे चेंज होते हैं, देखिए आप। He tells me that he is busy। देखिए ये मैंने जो सेंटेंस लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच से मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज किया है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, जब इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड में स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि सेंटेंस किसका है? इनडायरेक्ट स्पीच का है। और जब भी इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कनेक्टिविटी के रूप में दैट, इफ, WH में WH, टू, नॉट टू, जैसे सारे कनेक्टिविटी वर्ड जोड़ करके सेंटेंस चेंज किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए आगे आप।
अब देखिए सेज टू, से टू और सेड टू, ये तीनों क्या कहलाती हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती हैं। सेज टू, से टू और सेड टू, जैसा कि मैंने बताया सेज टू का टेल्स होता है जब हम ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पर सेज टू का क्या बन जाता है? टेल्स, से टू का टेल, सेड टू का टोल्ड। बट हमें ये ध्यान रखना है सेज टू, से टू किस टेंस में यूज के होते हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर में, जबकि सेड टू का यूज किस टेंस में किया जाता है? पास्ट टेंस में किया जाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेज टू का टेल्स, से टू का टेल और सेड टू का टोल्ड कब होगा? जब सेंटेंस क्या होना चाहिए? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ये दो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तभी ही सेज टू का टेल्स होता है, से टू का टेल और सेड टू का टोल्ड होता है। सेकेंड थिंग देखिए, देखिए सेम वही चीज़ है बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। सेज टू का आस्क, से टू का आस्क और सेड टू का आस्क्ड, ये भी चेंजेस होते हैं कब? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते सेंटेंस। बट ध्यान रखना सेंटेंस जो होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हों, जैसा कि पता है इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में सेज टू का आस्क होगा, से टू का आस्क और सेड टू का आस्क्ड होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, अब देखिए ये सारे होते हैं, ये सारे रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सारे कनेक्टिविटी वर्ड्स कहलाते हैं। दैट कनेक्टिविटी, इफ कनेक्टिविटी वर्ड और डब्ल्यूएचएस कनेक्टिविटी वर्ड। दैट कनेक्टिविटी का यूज होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, इसका यूज होता है। इफ यूज का यूज होता है इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में इसका यूज होता है। और डब्ल्यूएचएस का नो कनेक्टिविटी वर्ड मीन्स सेंटेंस में जब भी डब्ल्यूएचएस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो उस कंडीशन में ना तो किसी दैट का कनेक्टिविटी उसका यूज होता है, ना ही इफ का, मीन्स एज इट इज वही का वही वर्ड यूज किया जाता है। मीन्स मैंने यहाँ पे क्रॉसली लगा रखा है क्योंकि डब्ल्यूएचएस वाले सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी कनेक्टिविटी वर्ड का यूज नहीं होता है। दैट का जो हमेशा ध्यान रखना, सेंटेंस जब अफर्मेटिव नेगेटिव होता है उस कंडीशन में हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चेंज करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है दैट कनेक्टिविटी वर्ड का यूज करना है। सेकेंड थिंग, इफ का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, कौन से सेंटेंस? हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में इफ कनेक्टिविटी वर्ड का यूज होता है, जबकि डब्ल्यूएचएस वाले सेंटेंस में किसी भी तरह कोई भी कनेक्टिविटी वर्ड का यूज नहीं होता, मीन्स एज इट इज वही का वही वर्ड यूज किया जाता है। देखिए आगे, देखिए नरेशंस में डायरेक्ट सब इनडायरेक्ट में जब सेंटेंस चेंज करते हैं तो
सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है इस सेंटेंस को चेंज करने का SON। एस का मीन्स होता है सब्जेक्ट, ओ का मीन्स ऑब्जेक्ट और एन का मीन्स नो चेंज। मैंने जैसे कि आपके सामने पर्सन दे रखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द लास्ट थर्ड पर्सन। ये क्या चीज क्या होते हैं देखिए आप पहले, सब्जेक्ट IOV फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन और लास्ट थर्ड पर्सन जैसा कि नो चेंज। ये आपको सेंटेंस के जरिए समझाना चाहूंगा कि सेंटेंस कैसे होते हैं। She says I am busy. Ram said to me, you are getting late. और लास्ट में you said she wrote a letter। जैसा कि मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस दिए और मैंने फॉर्मूला समझाया, SON का फॉर्मूला समझाया। अब SON का फॉर्मूला होता है क्या है देखिए आप। फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा है she says I am busy, सेकंड में राम said to me you are getting late और लास्ट में देखा you said she wrote a letter। हर तीनों सेंटेंस में देखिए मैंने जैसे कि बताया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इसे डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होता है तो हमेशा, जैसा कि मैंने अभी SON को सूत्र के जरिए आपको समझाया फॉर्मूला के जरिए, तो फर्स्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन का मीन्स IOV हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो मैं जिसमें सेंटेंस बना रहा हूं, सी सेज दैट सी इज बिजी। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो हमेशा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जैसा कि मैंने आपके सामने चेंज किया है, सी सेज दैट सी इज बिजी। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए राम सेड टू मी यू आर, और जैसा कि मैंने बताया यू क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो देखो सेंटेंस बना रहा हूं मैं, राम टोल्ड मी दैट। अब मी के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज करते मी का पे क्या हो जाएगा? आई बन जाए। क्या बनेगा? आई। जैसा कि मैंने बताया यू क्या होता है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मी, तो यहाँ से क्या बनकर आएगा? सब्जेक्ट। राम टोल्ड मी दैट आई वॉज गेटिंग लेट। और लास्ट सेंटेंस देखिए जैसा कि मैंने बताया ही शी एनी नेम मुर्धे, सारे चारे क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन हो। जैसा कि मैंने आपको लिखा थर्ड पर्सन नो चेंज, ना तो किसी इसके ऑब्जेक्ट से चेंज होगा ना ही किसी सब्जेक्ट से चेंज होगा। देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, यू said that she had written a letter। जैसा कि आपने देखा मैं किसी तरह का मैंने कोई चेंज नहीं किया है। सी क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि सी क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है ना तो किसी ऑब्जेक्ट से चेंज होगा ना ही किसी सब्जेक्ट से चेंज होगा। समझ में आपको SON का सूत्र? ठीक है, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था किसी भी अभिक्रिया यानी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो एक रिएक्शन दी थी मैंने अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया था हमने? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
यानी इलेक्ट्रॉन जोड़कर हम रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। तो आज भी हम एक रिएक्शन और एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके। अम्लीय माध्यम में हम किसी भी अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। अगर यहाँ पे साइड में लिखा हो अम्लीय माध्यम तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे आपके रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा होगा, H+। उसको देखकर आप अभिक्रिया को देख लीजिएगा कि रिएक्शन अम्लीय माध्यम में है या क्षारीय माध्यम में। अब देखिए मैंने बताया था फर्स्ट इसका जो रूल क्या है, रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना। अब यहाँ देखिए हमको क्या बन रहा है इसमें, Cr2 और 7 - 2 से क्या बन रहा है, Cr+3, और Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+3। Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+3 बन रहा है, ठीक है ना। तो रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन को जो है उनको लिख लो आधी आधी। उधर अब हमारा फर्स्ट रिएक्शन को क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो रिएक्शन क्या हो गई, आधी रिएक्शन है। ये पूरी रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। एक का ऑक्सीकरण हो रहा और एक का अपचयन, यानी ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना, ठीक। लेकिन इसको किस में लिखा हुआ, आयनिक रिएक्शन है ये, ठीक है ना। रिएक्शन आयन में दे रखी है, आयनिक पार्ट है। तो ये देखिए 7 ऑक्सीजन निकल चुकी है, तो ये क्या हो गया, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अब ये अपचयन है तो ये क्या हो गए आपके, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया चालू हो गई। अब देखिए फर्स्ट रूल, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करना। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे कौन सा तत्व है, क्रोमियम Cr। इधर कितने, 2 और इधर कितने, 1। तो हम क्या करेंगे, क्या करें कि यहाँ पे भी 2 हो जाए, तो मैं इसको क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। समझ में आ गया। कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करना। तो यहाँ पे कितना है, क्रोमियम इधर 2 था, इधर 1 था, तो मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करना। हो गया थर्ड। अब अगला स्टेप क्या है, ऑक्सीजन को संतुलित करना। ये इसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करना। सबसे पहले हाफ रिएक्शन लिखना, फिर कार्बन और उसके हाइड्रोजन के अलावा अन्य एलिमेंट को क्या करना, संतुलित करना, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन के साथ है, इधर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, 7H2। ये देखिए आप, इधर 7 ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या किया, इधर एक भी ऑक्सीजन अगर होता तो हम क्या करते, प्लस माइनस करते हैं, लेकिन नहीं है, तो इधर कितने कम है, 7 के 7 कम है, तो मैंने क्या कर दिया, इधर 7H2O लगा दिया। यानी कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए मैंने क्या जोड़ दिए, 7H2O। चौथा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ते हैं, H+।
अब देखिए इधर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ कहीं हाइड्रोजन है? नहीं है। इधर हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14 Cr2O7 - 2 Cr + 3 + 7H2। अब इधर देखिए आप, इधर 14H है यानी 14H है और इधर कुछ भी नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे? H+। थोड़ी सी आप गैप छोड़ के लिख लो तो आपको 14H+। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, अब क्या बचा? चार्ज। अब फिर पांचवा है चार्ज को बैलेंस करना, आवेश को संतुलित करना। आवेश को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको 2 नहीं मानना, इसके अगर आगे कोई हो तो मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे चार्ज कितना है? -2। पूरी रिएक्शन को एक बार वापस लिख लीजिए आप, 14H+ और थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। 2 Cr + 3 + 7H2। अब देखिए यहाँ पे -2, यहाँ पे कितने? प्लस का 1 है और कितने हो गए? 14। डिफरेंस निकला तो कितने का निकला? +12 का। इधर देखिए आप, +6, 2 से इसको +3 को मल्टीप्लाई किया। पिछली रिएक्शन में मैंने आपको बताया था इस तरफ कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया? इधर ही बैलेंस कर दिया। लेकिन अगर इधर भी कुछ हो तो दोनों तरफ से क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं, यानी उनका डिफरेंस निकालते हैं। और इधर देखिए -2 +14, यानी इधर कितने? +12, यानी कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 12 इलेक्ट्रॉन के। प्लस का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन कम है। इधर इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अब दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो भी इधर कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं? और 6 +12 + 6, तो 6 तो इधर कम है ही है और इधर कितने? 12 कम है। क्या करूं कि इधर दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए? तो क्या करते हैं अपन? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो ये आपकी एक रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। फिर क्या करते हैं? दूसरी रिएक्शन अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करना। यहाँ Fe है, एक ही है, बैलेंस है, कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन है? नहीं। हाइड्रोजन है? नहीं। तो डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे? चार्ज पे। यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना? 3। यहाँ पे 2 कम है और यहाँ पे कितने? 3 कम है। डिफरेंस कितने का निकल रहा? +1 का। और +1 इधर कम है, तो जिधर कम होते उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना। ये हो गई आपके इक्वेशन नंबर। अब क्या करें कि दोनों अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे कितने? 1। तो समीकरण नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और समीकरण नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस। और इसको वापस लिखेंगे अपन, Cr2O7 - 2 + 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन, 2 Cr + 3 + 7H2। इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ करना ही नहीं, सेम वो की वही रिएक्शन उतार दी मैंने। इसको मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना, तो 6 Fe + 2, 6 Fe + 3 + 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों रिएक्शन को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और उसके बाद जो हमको जोड़ने के बाद जो अभिक्रिया आएगी वो हमारी होगी संतुलित अभिक्रिया। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? काट दिया। अब बाकी के कुछ नहीं कट रहे हैं, अगर कटते हैं तो इधर उधर काट सकते हैं अपन। इधर वाले इधर से कॉमन हो तो कट जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इधर भी H होता तो काट सकते हैं। ऐसा कोई एग्जांपल हम बाद में और लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए आप क्या बचा? Cr2O7 - 2 + 6 Fe + 2 + 14H+
2Cr प्लस 3 प्लस 6Fe प्लस 3 प्लस 7। अब देखिए रिएक्शन आपकी बैलेंस है या नहीं है। इस रिएक्शन को हम चेक करते हैं। देखिए 2Cr 6Fe 6Fe 7 दूनी 14H 14H। ऑक्सीजन कितने 7 एकम 7, ये देखिए 7 ऑक्सीजन, यानी कि ये रिएक्शन क्या है हमारी संतुलित है। अब चार्ज को कण देखिए, चार्ज बैलेंस है या नहीं। माइनस का 2, 6 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 12, 14 को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 14, इधर इसको करो तो प्लस 6, 2 को प्लस 3 से और 6 को प्लस 3 से करो तो प्लस 18। अब देखिए इधर जोड़ो, 14 और 12 कितने हो गए, प्लस के 26 हो गए, 26, और इसमें -2, दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आया, प्लस 24। इधर देखिए आप इन दोनों को जोड़ो, इधर भी चॉइस इलेक्ट्रॉन कम है, इधर भी चॉइस इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम अम्लीय माध्यम में H+ जोड़कर रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में रिएक्शन हम थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर, और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर आर इंपॉर्टेंट डिजिट इन ए मेजरमेंट, यानी जो हम मेजरमेंट करते हैं, कुछ वैल्यू है हमारे पास, तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डिजिट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे मेजर करते हैं, तो क्या करना है कि जो मेजरमेंट है उसके अंदर जितनी भी सर्टेन डिजिट है प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, वही क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। कि किसी के अंदर जैसे कि सर्टेन डिजिट कितनी है, 2 सर्टेन डिजिट है, और 1 और अनसर्टेन डिजिट कितने लेने हैं, तो अनसर्टेन डिजिट उसमें लेने हैं अपन को 1, यानी 2 + 1 कितना हो गया, 3, यानी 3 क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट इन ए मेजरमेंट। ठीक है, तो जो मेजरमेंट होगा उसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिजिट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो जिसमें फर्स्ट है हमारा रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा रूल है नो फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, नो फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, तो फ्रैक्शनल नंबर नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, कि जैसे कि हमारे पास वैल्यू है कुछ, कि जैसे कि हमने ले लिया 2500। अब इसमें हमको बताना है सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कितने हैं। तो जैसे हमारा नंबर है 2500, अब इसमें ये जो 0 है वो किसके बारे में बता रहे हैं, तो ये 0 बता रहे हैं प्लेस के बारे में, कि जो 5 का जो प्लेस है वो कितना है, 100 में, कितना है वो 100 में है। तो इनको हमको नहीं लेना है। तो इस डिजिट के अंदर, इस मेजरमेंट के अंदर जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ये कैसा है, 2 कैसा है, सर्टेन डिजिट, और ये 1 कैसा है, ये जो 5 है वो कैसी है, अनसर्टेन डिजिट है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2। कितने हैं यहाँ पर, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, नो फ्रैक्शनल नंबर, यानी जिसके अंदर डेसिमल नहीं होगा, सिर्फ नंबर होगा। जैसे 2500 ले लिया, जैसे हमने ले लिया 32100 ले लिया। तो इसमें क्या है, तो इसमें ये जो 0 है, कि ये एक 0 और ये 0, ये 2 0 किसके बारे में बता रहे हैं, तो ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं, कि ये जो 1 है वो किसकी लाइन में है, 100 की लाइन में। तो यहाँ पर जो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, तो ये दोनों कैसे, सर्टेन डिजिट, और ये 1 कैसा है, अनसर्टेन है, यानी ये सर्टेन डिजिट प्लस क्या होगा, 1 अनसर्टेन डिजिट, और यही हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर कितने हो गए, 3, यानी 1 2 और 3, इन दोनों को नहीं लेना है, क्योंकि ये किसके बारे में बताते, प्लेस के बारे में बताते। यहाँ पर भी कितने हैं, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है, तो 1 और 2 कितने सिग्निफिकेंट है, 2, क्योंकि ये जो 0 है वो किसके प्लेस के बारे में बताते, किसके प्लेस के बारे में बताते, 5 के प्लेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक और ले लिया हमने, कि जैसे ले लिया 36700,
36700। तो अब इसके अंदर भी जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, इसके अंदर भी 3, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि ये तो किसके बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं। तो इसके अंदर एक रूल हमने बना दिया कि ये जो लास्ट जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, लास्ट जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी लास्ट जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट यानी मतलब क्या हो गया कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, तो उसके अंदर अगर लास्ट जो जीरोज होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो जो आगे जो नंबर होंगे वही हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, यानी लास्ट जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। सेकेंड जो हमारा रूल है वो सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, अगर उनके बीच में अगर कोई भी नंबर जीरो आता है तो वो जीरो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, यानी दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है तो वो जीरो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। कि जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 305, क्या ले लिया, 305, तो अब ये 3 कैसा हमारा सिग्निफिकेंट है और ये 5 भी कैसा है, सिग्निफिकेंट है। तो ये जो जीरो होगा, दो सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो आ रहा है तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। यानी यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट हमने ले लिया 3000500, ये नंबर ले लिया हमने, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो हमने देखा ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट, यानी दो सर्टेन डिजिट है या दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और हमने यहाँ पर रूल बनाया था कि लास्ट जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस नंबर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये दोनों हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि लास्ट जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट। अब नेक्स्ट जो रूल है वो किसके लिए, फ्रैक्शनल नंबर के लिए, ठीक है। और फ्रैक्शनल नंबर के लिए मतलब या हम कह सकते हैं जिसके अंदर डेसिमल आए, और फ्रैक्शनल नंबर विथ डेसिमल। जो थर्ड रूल है वो क्या है, फ्रैक्शनल नंबर, और वो भी किसके साथ, विथ डेसिमल, विथ डेसिमल, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि हमने ले लिया कि 0.25, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 0.25। अब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर कितने होंगे, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो कितने होंगे, तो पॉइंट है, ये 0 है, तो यहाँ पर कितने 2 और 5, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे हमारे कितने होंगे, 2 होंगे। इसके बाद जैसे नेक्स्ट हमने ले लिया 0.0250, ये नंबर ले लिया हमने। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे होंगे वो कितने होंगे, तो 2 5 और 0 कितने होंगे, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। मतलब कि ये कि अगर मैंने लिखा 0.25, यानी कोई भी मेजरमेंट मैंने किया और मैंने जो वैल्यू निकाली वो मेरी वैल्यू है 0.25, अगर उसी मेजरमेंट को मैंने और फाइन किया यानी और करेक्ट किया तो मेरी वैल्यू आई 0.250। तो ये जो वैल्यू है, ये जो 0 है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसको और ज़्यादा सोल्व किया तो हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 250, यानी ये और छोटा है इससे, ठीक है। तो ये फाइन वैल्यू है हमारी और ज़्यादा, इसलिए ये वाला जो 0 होता है वो हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, पर ये वाला 0 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो कितने होंगे, तो ये 0 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी नहीं है, पर ये वाला 0 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, 3 है। यानी हम रूल बना सकते हैं कि लेफ्ट जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट, आर नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड में जो भी
जीरो होंगे, ठीक है, वो हमारे कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है, यानी उनको हम सिग्निफिकेंट में नहीं लेंगे। तो डेसिमल के हमने लिए देखा कि अगर विद डेसिमल होगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो राइट साइड का जो जीरो होगा वो हमारे लिए कैसा होगा, इंपॉर्टेंट होगा, लेफ्ट साइड का जो जीरो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने, इसके अंदर 3 है, ठीक है। अगर हमने कोई दूसरा नंबर ले लिया कि जैसे कि हमने ले लिया 0.0050, ये नंबर हमने ले लिया। अब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितने होंगे, तो हमारा रूल्स यहाँ पर क्या कहता है कि 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सारे कितने क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये दोनों भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और राइट साइड में जो जीरो आएगा वो इस रूल से कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3, यानी 1 2 3 4 और ये 5, यानी इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितने, सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 5, कितने, 5। तो ये हो गया हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रूल है, इसके लिए हमने ले लिया जैसे कि कंबाइंड नंबर ले लिया। कंबाइंड नंबर में ले लिया जैसे कि हमने कंबाइंड नंबर, यानी उसके अंदर फ्रैक्शनल भी होंगे और नॉन फ्रैक्शनल नंबर भी दोनों कंबाइंड। जैसे हमने ले लिया 3.5, क्या ले लिया हमने, 3.5। तो 3.5 में ये 5 हमारे लिए कैसा, इंपॉर्टेंट है, ये 5 हमारे लिए क्या है, कैसा है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 2, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिखा 3.05, तो ये जो 3.05 है, इसमें ये जो जीरो है वो हमारे लिए कैसा है, इंपॉर्टेंट है। और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जितना भी जीरो है वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट है कितने, 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। अब नेक्स्ट जैसे कि हमने किया कि 3.0050, ये नंबर हमने लिया, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, तो ये जो जीरो है वो हमारे लिए कैसा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइन हमारे ऑब्जर्वेशन की फाइन वैल्यू बताता है। तो ये भी कैसा इंपॉर्टेंट है, ये भी कैसे इंपॉर्टेंट है, कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब एक बड़ा नंबर आपको दे दिया, जैसे कि आपको नंबर दे दिया 5656780, ये एक नंबर दे दिया, ठीक है। अब इसको यूनिटरी मेथड के हिसाब से चेंज करो, और यूनिटरी मेथड के हिसाब से हमने इसको चेंज किया और हमने किया 5.678, ठीक है। और कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 10⁻⁴ कितना कर दिया हमने, 5, ठीक है। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, 1 2 3 और 4, यानी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4, क्योंकि ये जो जीरो है वो किसके बारे में बताते हैं, प्लस के बारे में बताते हैं। तो जीरो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 है। अब इसके अंदर बताओ कि यूनिटरी मेथड से हमने इसको इसमें चेंज किया, तो अब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, इसके अंदर भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, ठीक है। कि जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 1.437, ये नंबर है। अब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं वो कितने हैं, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। अब 4, अब इस नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या मैं अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो इसके अंदर है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। कि जैसे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये 8 हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 14 हो जाए। पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। तो जैसे यहाँ पर चेंज हो गया कि अगर हमने देखा कि जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तब इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने थे, 4 थे, कितने थे, 4 थे। पर जैसे हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या हो गए, चेंज हो गए। तो हमारा रूल्स क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करने से या सब्सट्रैक्ट यानी मल्टीप्लाई करने से या फिर हम डिवाइड करने से उसके जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, सिग्निफिकेंट डिजिट उसके वही के वही रहेंगे। पर जैसे हमने मल्टीप्लाई किया हमने देखा कि यहाँ पर इसके टोटल जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी 4 से 5 हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ डिजिट वाला मेथड लगाएंगे और राउंड ऑफ डिजिट से लास्ट वाली जो डिजिट है उसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, या उसको हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। और राउंड ऑफ करने से जो हमारे जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितने हो जाएंगे, वापस उसके 4 हो जाएंगे। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है कि हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज हो रहे, पहले 4 थे अब कितने हो गए, 5 हो गए, तो हम
हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, राउंड ऑफ डिजिट वाला मेथड लगाएंगे। और अब जो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा है, राउंड ऑफ डिजिट। ठीक है, राउंडिंग ऑफ रूल्स। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या है, तो राउंडिंग ऑफ रूल्स को समझना कि राउंडिंग ऑफ क्या है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि राउंड ऑफ डिजिट नॉर्मल भाषा में हम बोलते रहते हैं। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या है या राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या है कि जैसे कि मैंने लिखा ये 12.457, कितना लिखा मैंने, 12.457। इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो कितने हैं, 2, 3, 4 और 5, यानी इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट है 5। ठीक है, अब इसको मेरे को राउंडिंग यानी किसमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ रूल लगाना है, यानी इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो ये जो 57 आपको दिख रहा है वो किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक है या 60 के नज़दीक है, तो किसके नज़दीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो 57 है वो किसके नज़दीक है, तो वो नज़दीक है 60 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 60 के नज़दीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका राउंड ऑफ डिजिट जो करेंगे हम कैसे करेंगे, ये जो 57 है वो किसके नज़दीक है, 60 के नज़दीक है, यानी ये जो 5 है वो क्या हो जाएगा, रेज 1 हो जाएगा, यानी 5 को हम 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.46। कितना आ गया, 12.46। इसका क्या लगाया हमने, राउंडिंग ऑफ रूल लगाया, और राउंडिंग ऑफ रूल से हमारा क्या आ गया कि ये जो 57 था वो किसके क्लोज था, किसके पास में था, तो हमने देखा वो 60 के क्लोज था, तो इसका राउंड ऑफ किया तो ये जो डिजिट है ये क्या हो जाएगी, 1 रेज हो जाएगी, यानी एक डिजिट बढ़ जाएगी, और ये कितना 5 था तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका राउंड ऑफ कितना की हो गया, तो 12.46 हो गया। अब कोई दूसरा नंबर है जैसे कि हमारे पास कि 12.452, ये नंबर है हमारे पास। तो अब इसमें ये जो 52 है वो किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक है या 60 के नज़दीक है, तो हम जानते हैं कि 52 किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक है। ठीक है, तो अब 50 के नज़दीक है, तो अब ये जो नंबर है तो इसमें हम क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन बनती है कि ये जो वाला नंबर है वो 50 के नज़दीक है, तो इस 2 को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, इस 2 को ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर क्या किया था, तो 5 को 1 रेस कर दिया था। क्यों 1 रेस किया था, क्योंकि हम देखा कि ये जो किसके नज़दीक है, 60 के क्लोज है, पास में 60 के। ठीक है, तो 57, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, और ये 52 है वो किसके क्लोज है, 50 के, तो यानी 2 को हम क्या करेंगे, क्लोज यानी ड्रॉप कर देंगे। तो इसका जो राउंड ऑफ डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 12.45। कितना आ गया, 12.45। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारा इसका रूल है वो रूल क्या कहता है कि लास्ट जो रूल है वो है कि जैसे कि नंबर हमारा होगा 12.455, ये वाला नंबर आ गया। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी क्योंकि ये 55 है, यानी 55 है, और 55 जितना क्लोज 50 के क्लोज है उतना ही क्लोज कितना है, 60 पर है। तो यहाँ पर हम राउंड ऑफ डिजिट क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर हम जो राउंड ऑफ डिजिट लगाएंगे वो हम देखेंगे कि ये वाला जो नंबर है हमारा, ये वाला नंबर कौन सा है, ऑड या इवन है। ठीक है, अगर ये वाला नंबर ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 रेस कर देंगे। अगर ये वाला जो नंबर है वो हमारा कौन सा होगा, इवन होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो ये वाला जो नंबर है हमारा कौन सा नंबर है, तो ये नंबर कौन सा है, तो हम जानते हैं ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर है, तो ये जो 55 है वो किसके नज़दीक जाएगा, वो 60 के नज़दीक जाएगा। यानी इसका जो राउंड ऑफ डिजिट करेंगे ये कौन सा नंबर है, ऑड है, और ऑड में हम क्या करेंगे, 1 को रेस करेंगे, यानी 1 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12.46। कितना हो गया, 12.46 हो गया। अब अगर यहाँ पर कितना होता है, 4 होता, सपोज यहाँ पर 4 होता, तो 4 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो अब ये 45 किसके क्लोज है, तो 45 हम जानते हैं किसके क्लोज है, 40 के क्लोज भी है और 50 के क्लोज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देते, 5 को ड्रॉप कर देते। 5 को ड्रॉप कर देंगे, अगर ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, तो इस 5 को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12.44। ठीक है, तो ऑड की कंडीशन में हमको हायर डिजिट की तरफ जाना है और इवन की कंडीशन में हमको लोअर डिजिट की तरफ जाना है, यानी हायर कौन सी 60 और लोअर कौन सी 50।
ठीक है। तो 60 के कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 को रेस करेंगे और जब लोअर डिजिट के हम जाएंगे उधर, अगर इवन नंबर होगा तो हम किसकी तरफ जाएंगे, जो लोअर नंबर होगा उसकी तरफ, और वहां पर क्या करेंगे, जो नंबर उसको क्या कर देंगे, हम ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा जो मेथड था वो कौन सा था, राउंडिंग ऑफ रूल और राउंड ऑफ डिजिट, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ लिया, सिग्निफिकेंट फिगर को हमने देखा, राउंडिंग ऑफ डिजिट को हमने पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने स्टार्ट किया था आपका साइटोप्लाज्म से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने आपको बता दी थी। और साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो हमने बताया था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है उस फ्लूइडी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल क्या होता है, उसके बारे में भी हमने देख लिया था। इसके बाद ये जो मूवमेंट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है साइक्लोसिस, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं होगा, 9th क्लास के अंदर ये आता है नहीं। वैसे 9th क्लास के अंदर ही होता है, ब्रिज कोर्स है आपका और उसके अंदर डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो वैसे आपके जो 11th है वो भी एक ब्रिज कोर्स है जिसके अंदर कंप्लीटली आपको पढ़ाया जाता है। तो साइक्लोसिस जो है वो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताया था कि सर्कुलर मूवमेंट जो करता है आपका साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक जगह स्टैटिक नहीं होता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। साइटोप्लाज्म क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। तो सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। और ये किसने बताया था सबसे पहले, एमिकी करके साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। इसके बाद ये किस टाइप का मूवमेंट करता है, 2 टाइप के करता है, रोटेशनल और सर्कुलर। इसके बारे में हमने डिस्कस कर ली थी और साइटोप्लाज्म वहीं पे हमने खत्म कर दिया था। और जो आपका कंफ्यूजन होता है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बीच में, जो कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को भी मैंने क्लियर किया था कि जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। लेकिन आपका प्रोटोप्लाज्म क्या होता था, आपका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर वाला जो फ्लूइडी सब्सटेंस है वो, और आपका जो साइटोप्लाज्म है, इन दोनों को मिला के जो बात की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल ऑर्गेनल वाला चैप्टर पहले से ही स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में। लेकिन अब स्टार्ट करेंगे हम इससे रिलेटेड जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा, एंडो, नाम भी सुना होगा आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल हो जाता है। वैसे सारे जितने भी है वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं अपने। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट एब्रिविएशन में लिखा जाता है ER, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको हम क्या डिनोट करते हैं, ER। अब सबसे पहली बात, जो डिस्कवरी है उसके बारे में हम जब भी पढ़ते हैं, मतलब किसी भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे तो हमको पहले पता होना चाहिए इसको खोजा किसने था, किसने देखा था और क्या क्या इसके बारे में बताया गया था। तो जो इंपॉर्टेंट है वो बताया तो साइंटिस्ट में आपको कि फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, गार्नियर करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, गार्नियर। इसके बाद इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया किसने था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर गिवन बाय, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गिवन बाय, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ER इज गिवन बाय, किसने दिया था, तो ये भी आपको पता, मतलब नाम पता होना चाहिए। एक तो था पोर्टर करके साइंटिस्ट थे। इसके बाद है क्लॉडे, यहीं पे लिख देता हूँ, क्लाउडे कह सकते हैं उसको अपन, और फुलम करके साइंटिस्ट था। ये 3 जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था। कौन कौन से, पोर्टर, क्लाउडे और फुलम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम देख के बता सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड किया था, वो प्रोवाइड किया था पोर्टर, क्लाउडे और फुलम ने। इसके बाद ये तो हो गया ऑब्जर्व्ड बाय। इसके बाद इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया था, और इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने दिया था, टर्म इज गिवन बाय, टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी टर्म गिवन बाय, किसने दिया था, पोर्टर ने। तो ये आपको तीनों नाम यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए कि सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया था, तो गार्नियर ने। इसके बाद इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड किया था, तो इसका जो स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं वो किसने प्रोवाइड किया था, तो पोर्टर, क्लाउडे और फुलम ने। इसके बाद इसकी टर्मिनोलॉजी, मतलब इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने दिया था, इसको नाम दिया था पोर्टर ने।
तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रेजेंट किस किस के अंदर होता है, क्योंकि सेल हमने पढ़ी थी, एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरी पढ़ी थी यूकैरियोटिक। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने जब पढ़ा है इनके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता नहीं है। तो वहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या एक सेल ऑर्गेनल है, तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। दूसरी बात, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो अपन लिख सकते हैं इन ऑल यूकैरियोटिक, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे इट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। आपकी जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स है उन सब के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक्सेप्ट किसके अंदर नहीं होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स तो होती है लेकिन उनके अंदर होता नहीं है। तो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट किसके अंदर नहीं होता है, इन जर्माइनल सेल्स, एक्सेप्ट इन जर्माइनल सेल्स। आपकी जो जर्मिनाइल सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, और इन मैच्योर ममेलियन आरबीसी, जो आपकी मैच्योर आरबीसी होती है उनके अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। आपको ध्यान रखना है कि ये सारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये तो हम कह देते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स है जिनके अंदर ये एब्सेंट होता है। तो किनके अंदर एब्सेंट होता है, एक तो जर्माइनल सेल्स होती है आपकी, उनके अंदर एब्सेंट होता है, और एक आपकी मैच्योर आरबीसी। अब ये भी ध्यान रखना, मैच्योर आरबीसी लिखा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है प्रीमैच्योर जो आरबीसी होती है उनके अंदर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होती है उनके अंदर ये क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ता है। और ये क्या करता है, आरबीसी जो होती है वो आपके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इसके बारे में भी हम देखेंगे जब ब्लड वाला चैप्टर आएगा आपके, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं जब ये मैच्योर होती है, उससे पहले इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो होती है, लेकिन जर्माइनल सेल्स और मैच्योर आरबीसी के अंदर ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। वहां पे भी हमने लिखा है ममेलियन, ममेलियन मतलब जो मैमल्स के अंदर आते हैं उनकी आरबीसी के अंदर जो मैच्योर हो जाती है उनके अंदर ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाएगा, एब्सेंट होता है, बाकी सबके अंदर प्रेजेंट होता है। ये किसके अंदर एब्सेंट होता है, तो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, एब्सेंट इन, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। आपकी जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आ जाते हैं इसके मेन फंक्शन, ऑर्गन्स वगैरह जो भी है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो इसके अंदर 3 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे मिलके आपका पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं ये पूछे तो आपको कितने होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं जिससे मिलके आपका पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। तो कौन कौन से, तो पहला है आपका सिस्टर्नी, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। दूसरा है आपका वेसिकल्स, और तीसरा हो जाता है आपका ट्यूब्यूल्स। अब ये होते क्या है, इनका जैसा नाम है वैसा ही स्ट्रक्चर भी होता है। तो आपकी जो सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है और ट्यूब्यूल्स, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। इनको क्या कहा जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब आप एंडोप्लाज्मिक, आपको पूछा जाए टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप क्या कर दोगे, 3, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, जबकि ऐसा होता नहीं है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछा जाए तो वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है या 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, RER और SER। ये बेसिक नॉलेज तो आपको होगा, जिसको कहते हैं अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन आपका जो पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलके पूरा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तो वो कौन कौन से, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। अब अपन देख लेते हैं इन तीनों के बारे में, ये होते क्या है। तो जैसे सिस्टर्नी की बात करें, ये बनता कैसे, तो ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ब्लेबिंग से बनता है, यानी फॉर्म्ड
बाय ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग मतलब वो पार्ट जो होता है वो एंडोसाइटोसिस वाली जैसी प्रोसेस होती है उसी तरह वो क्या हो जाती है, टूटने लगती है और ब्लेबिंग करने लगती है बाहर की तरफ। उसके अंदर प्रोसेस अराइज होते हैं जिससे आपका क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी पार्ट बनता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी पार्ट। तो जैसे समझ लीजिए आपके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये होगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं, सर्कुलर होगी पूरी, लेकिन हम पूरी नहीं बना रहे। ये हो जाएगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी दोनों से अराइज हो सकता है। तो जैसे आपका ये पार्ट हो गया, इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लेबिंग की वजह से उसके पार्ट्स बनेंगे। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, में अलग अलग ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है। आपने देखा भी होगा स्ट्रक्चर इसका। तो ये हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी पार्ट। तो ये वाला पूरा जो पार्ट है वो क्या आपका सिस्टर्नी, ये कौन सा पार्ट है, सिस्टर्नी वाला पार्ट है। तो ये हो जाएगा आपका सिस्टर्नी। और ये जो सिस्टर्नी वाला पार्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है, स्टब्ड विद राइबोसोम। स्टब्ड विद राइबोसोम, इसकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो स्टब्ड विद राइबोसोम्स। तो ये हो जाएगा फॉर्म्ड बाय ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। ल्यूमेन मतलब ये जो अंदर सकरी गलिया जैसा पार्ट है, यानी होला होता है अंदर से। तो इसके अंदर क्या होगा, ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। तो ये कैसा होता है, नैरोवर। इसको अपन यूँ कह सकते हैं ये ब्रांच्ड है, क्योंकि क्या है साथ में अटैच है। सॉरी, ये अनब्रांच होता है। क्या होता है, क्योंकि एक ही ब्रांच से अराइज हो रहा है, इसके अंदर कोई दूसरी ब्रांचेस होती नहीं है। इसको हम कह सकते हैं ये क्या होता है, अनब्रांच होता है। ये कैसा होता है, अनब्रांच्ड। दूसरी बात, इसके अंदर ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन मतलब अंदर वाला जो कैविटी बनी हुई है ल्यूमेन, उसको वो कैसी होती है, तो नैरो ल्यूमेन होता है इसके अंदर। ल्यूमेन कैसा होता है, नैरो। नैरो का मतलब संकरा, मतलब पतला होता है नैरो। और उसकी साइज़ क्या होती है, तो अपन देख लेते हैं। उसका डायमीटर होता है 42, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, 42 50 माइक्रोमीटर। इसके ल्यूमेन की साइज़ क्या होती है, 42 50 माइक्रोमीटर। जब हम इनसे कंपैरिजन करेंगे दोनों से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्म्ड बाय ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसका इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिस्टर्नी। पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, उसमें सिस्टर्नी की बात कर रहे हैं। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये अनब्रांच होता है। दूसरी बात, ये नैरो ल्यूमेन होता है, उसके अंदर वो कितना होता है, 40 to 50 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होता है। इसके बाद देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमने क्या कहा, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। ये क्या है, राइबोसोम्स है। तो ये क्या है, राइबोसोम्स है। तो अब आपको ध्यान रखना है, स्टफ्ड विद, आपका जो सिस्टर्नी होता है वो क्या होता है, स्टडेड विद राइबोसोम्स। अब राइबोसोम से क्या होता है, स्टडेड होता है, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं या सरफेस के ऊपर राइबोसोम लगे हुए रहते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो आपको ध्यान रखनी है कि ये राइबोसोम जो होते हैं इसकी सरफेस पे अटैच के होते हैं। कैसे होते हैं, तो राइबोसोम्स अटैच विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, with the help of a enzyme called, अब इस एंजाइम का आपको नाम याद रखना है, वो नाम है राइबोफोरिन। राइबोफोरिन, राइबोफोरिन करके जो एंजाइम होता है ये इसको अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। मतलब यूँ समझ लीजिए एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, राइबोसोम्स को इसकी सरफेस पे जोड़े रखता है। मतलब राइबोसोम्स इसकी सरफेस पे अटैच कैसे रहते हैं सिस्टर्नी पे, तो उसका रीजन है राइबोफोरिन। तो आपको ये यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि राइबोफोरिन की वजह से क्या होता है, स्टब्ड होते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट सिस्टर्नी पार्ट। इसको देख लेते हैं पहले। ये ब्लेबिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से बनता है, ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अनब्रांच होता है। यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये कैसा होता है, अनब्रांच होता है। इसके ल्यूमेन कैसी होती है, नैरो होती है, 40 to 50 इसकी साइज होती है। स्टब्डेड विद
राइबोसोम्स, इसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स अटैच विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड राइबोफोरिन, मतलब ये जो राइबोसोम्स है वो इसकी सरफेस के ऊपर अटैच कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए राइबोफोरिन। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सबसे करीब रहने वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सबसे करीब रहने वाला पार्ट है। तो ये कहाँ पे होता है, सिस्टर्नी, तो क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या होता है, क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपके क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस आपका। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सबसे नज़दीकी जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी पार्ट होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम वेसिकल्स के ऊपर। तो वेसिकल्स जो होता है आपका वो कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी ये कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। इसका जो डायमीटर होता है यानी डायमीटर ऑफ वेसिकल्स, तो डायमीटर इसका क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है, यानी 50 to 500 माइक्रोमीटर। 50 to 500 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। दूसरी बात, इसकी सरफेस के ऊपर भी क्या होता है, राइबोसोम्स होते थे, स्टडेड विद राइबोसोम्स। इसकी सरफेस के ऊपर भी क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, और इसका डायमीटर कितना होता है, 50 to 500 माइक्रोमीटर। अब ये अराइज कैसे होता है, ये सिस्टर्नी से अराइज होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कौन सा, सिस्टर्नी वाला पार्ट। तो ये किसके क्लोज होगा, तो क्लोजर टू सिस्टर्नी। आपका जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है उससे सबसे ज्यादा नजदीकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट होता है, यूं पूछा जाए तो वो कौन सा होता है, आपका वेसिकल्स होता है। अब ये होते कैसे है, तो हमने वहां पे लिखा है स्पेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। स्पेरिकल यानी कैसा होगा, एक स्पेयर, ये हो गया स्पेरिकल। दूसरी बात, हमने यहाँ पे लिखा है स्टडेड विद राइबोसोम, तो इसकी सरफेस के ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स लगे हुए रहेंगे। इसकी सरफेस के ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स लगे होंगे। तो ये कुछ ऐसा होता है, स्पेरिकल होता है, और इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। और ये कौन सा पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसिकल वाला पार्ट है, जो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। लास्ट आपका बचता है ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ट्यूब्यूल्स कैसा होता है, ये ब्रांच जो होता है, कैसा होता है, ब्रांच होता है। दूसरी बात, एंड वाइडर ल्यूमेन, इसकी ल्यूमेन क्या होती है, उसके कंपैरिजन में, मतलब सिस्टर्नी के जो कंपैरिजन में इसके ल्यूमेन की बात करें तो कैसा होता है, इसका ल्यूमेन वाइडर होता है। अब इसके ल्यूमेन की साइज क्या होती है, वाइडर होता है। तो जैसे हमने देखा था यहाँ पे 40 to 50 माइक्रोमीटर होती है, तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी 50 to 100 माइक्रोमीटर। देन कंपेरिजन टू सिस्टर्नी, इसका जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है, वाइडर होता है। इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये कैसा होता है, ब्रांच होता है, और किससे क्लोजर होता है, तो क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ध्यान रखना, ये लास्ट वाला पार्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसके नजदीक वाला जो पार्ट होगा किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो कौन सा होगा, ट्यूब्यूल होगा। ये कैसा होता है, ब्रांच होता है, और वाइडर ल्यूमेन जैसा होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ब्रांच डे यूँ का अपन ने, तो इसके अंदर क्या निकलती है, ब्रांचिंग बनी हुई रहती है। तो ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है। तो ये होगी इसकी ब्रांच। इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते नहीं हैं। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम SER और RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ट्यूब्यूल वाला पार्ट कौन सा किसके अंदर आता है, और वेसिकल्स और सिस्टर्नी वाला पार्ट कौन किसके अंदर आता है। इसके हम कह सकते हैं कि एब्सेंट राइबोसोम्स, यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि राइबोसोम्स इसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मतलब इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते नहीं। ये ब्रांच होता है, वाइडर ल्यूमेन होती है इसकी, क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद इसके अंदर जो क्या नहीं होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो इससे रिलेटेड है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे खत्म होता नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो भी बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब उसके टाइप्स के बारे में, जैसे RER और SER के बारे में। थैंक यू।